हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है उनके बारे में जानेंगे। यूनेस्को ने किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। भारत ने केन्या को कृषि क्षेत्र के लिए कितने ऋण सुविधा देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए कितनी सीटों का प्रावधान किया गया है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में किस कार्यकाल के लिए भारत को चुना गया है। और भी कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उन सब पर एक एक करके बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का। और हाँ, वीडियो देखने के साथ आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं या कहें किसने शपथ ली है। आंसर का इसका अनुमुला रेवंत रेड्डी। ठीक है, वैसे इनको रेवंत रेड्डी के नाम से जाना जाता है, लेकिन पूरा नाम इनका अनुमुला रेवंत रेड्डी है। ओके, कांग्रेस नेता हैं। कांग्रेस ने वहाँ पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, बहुमत मिला है। और 7 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली इन्होंने, रेवंत रेड्डी ने, जो वीडियो भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में। ओके, वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है मल्लू भट्टी विक्रमार्क। ओके, और किन्ने शपथ दिलाई तो वहाँ की गवर्नर हैं, उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। तो उन्होंने शपथ दिलाई है। और ये यानी रेवंत रेड्डी, पूरा नाम होगा इनका अनुमुला रेवंत रेड्डी, नाम ध्यान रखना आप। तो ये तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले 2 कार्यकाल तक के चंद्रशेखर राव वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो भारत राष्ट्र समिति या उससे पहले उसका नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था। ठीक है, तो ये सेकंड मुख्यमंत्री हैं। वैसे अगर कार्यकाल के तौर पर देखेंगे तो तीसरे व्यक्ति हैं कार्यकाल के तौर पर, क्योंकि 2 कार्यकाल ये चंद्रशेखर राव ने निभाया और फिर अब ये निभा रहे हैं। ओके, तो तेलंगाना विधानसभा के चुनाव में मतलब कांग्रेस को 64 सीटें मिली हैं और भारत राष्ट्र समिति यानी BRS को 39 सीटें मिली हैं। ओके, इस तरीके से मैप भी आपने देख ही लिया है। ठीक है, अब रेवंत रेड्डी के बारे में जान लें। पूरा नाम तो अनुमुला रेवंत रेड्डी है। उम्र है करीब 56 ईयर्स। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और फिर उसके बाद राजनीति करियर की शुरुआत भाजपा के जो स्टूडेंट विंग है ABVP उससे की थी। 2007 में वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आंध्र प्रदेश, उस वक्त आंध्र प्रदेश ही था, तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तब वो विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। बाद में आंध्र प्रदेश के CM जो उस वक्त के थे चंद्रबाबू नायडू, उनके न्योते पर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए थे यानी TDP में। 2009 में उन्होंने TDP के टिकट पर आंध्र प्रदेश के विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो नायडू ने क्या किया, उनको आंध्र प्रदेश विधानसभा में पार्टी का लीडर भी बना दिया था। 2014 में आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि कैश फॉर वोट के मामले में एक रिश्वत कांड में उनकी संलिप्तता मतलब उनके शामिल होने की बात आई। फिर TDP उन्होंने छोड़ दी थी, कुछ अनबन हो गई थी TDP से। फिर 2017 में रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2018 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी और मलकानगिरी सीट से वो सांसद बने थे। जून 2021 में कांग्रेस ने उनको तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस ने वहाँ पर तेलंगाना में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा और बहुमत हासिल किया। तो 7 दिसंबर को वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, क्या नाम है पूरा, अनुमुला रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है वहाँ की, तमिलसाई सौंदरराजन। राजधानी हैदराबाद। गठन कब हुआ था तेलंगाना का, 2 जून 2014 को। और ये लैंड लॉक्ड स्टेट है। ये चारों तरफ से ज़मीन से ही घिरा हुआ है दूसरे राज्यों से। तो इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें अगर, तो ये तो हो गया, क्या है, ये है छत्तीसगढ़, इधर है महाराष्ट्र, ये कर्नाटक है। ओके, और ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया। ओके, तो ये इसके पड़ोसी राज्य हुए।
मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन होगा, यूनेस्को ने गुजरात के किस पारंपरिक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, अंग्रेजी में इसको कहेंगे इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, उसमें शामिल किया है? आंसर होगा इसका क्या? देखिए ये सारे गुजरात के ही पारंपरिक नृत्य हैं, लेकिन इसका आंसर होगा गरबा। ठीक है, गरबा। अमूर्त का मतलब निराकार होता है, ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक स्थल। तो यूनेस्को ने, न्यूज़ भी आप देख रहे थे हिंदू में, यूनेस्को ने 6 दिसंबर को गुजरात के इस ट्रेडिशनल डांस को, गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट में शामिल कर लिया है और ये इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां सांस्कृतिक विरासत है। तो कौन सा वह है? 15वां सांस्कृतिक विरासत है। इससे पहले 14 भारत के जो हैं वो उस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, वो भी आगे आपको बताएंगे उन सब के बारे में। तो गरबा को मान्यता जो है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के जो कन्वेंशन था ना, उसके तहत एक इंटर गवर्नमेंटल जो एक समिति है यूनेस्को की, तो उसकी जो 18वीं बैठक हुई उसी में ये फैसला लिया गया। ये मीटिंग कहाँ पर हुई है? अभी दिसंबर में, तो बोत्सवाना में हुई है। ठीक है, और 2 साल पहले कोलकाता के दुर्गा पूजा को यानी 2021 में उस लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, तो अभी हम गुजरात की बात कर रहे हैं। ओके, तो गुजरात के गरबा डांस को उसको शामिल किया गया है और ये 15वां हो गया है। यूनेस्को ने क्या कहा है? यूनेस्को ने ये कहा है अपने जो ये घोषित करते हुए कि गुजरात में नवरात्रि के त्यौहार के दौरान 9 दिनों तक ये गरबा मनाया जाता है, डांस होता है। ये त्यौहार स्त्री ऊर्जा या शक्ति की पूजा के लिए समर्पित है और इस स्त्री ऊर्जा की सांस्कृतिक, प्रदर्शनात्मक और दृश्य अभिव्यक्तियाँ वो गरबा डांस के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। गरबा का प्रदर्शनात्मक जो और दृश्य उत्सव है वो घरों, मंदिरों, प्रांगण, गांवों में, सार्वजनिक स्थल पर, शहरी चौराहे, सड़कों, खुले मैदान में होता है। तो इस प्रकार गरबा जो है वो एक सर्वव्यापी भागीदार वाला, मतलब सबकी भागीदारी वाला सामुदायिक कार्यक्रम बन जाता है। ओके, गरबा जो है दिव्य स्त्री यानी आदि देवी की पूजा की एक अनूठी अभिव्यक्ति भी है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात। अब हम लोग क्या देखते हैं? आप देख लेते हैं कि यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो उसमें भारत के जो सांस्कृतिक विरासत है कौन कौन है उन सबको देख लेते हैं। तो टोटल 15 हो गए हैं। कौन कौन है? पहला है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, दूसरा है रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, तीसरा है कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, ये केरल का है, चौथा है राममन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान, ये उत्तराखंड का। ओके, पांचवा है केरल का मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक, छठा है राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत नृत्य। ओके, सातवां है छऊ नृत्य जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में आयोजित किया जाता है। आठवां है लद्दाख का बौद्ध जप, हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और भारत के जो पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ होता है तो उसको लेकर। ओके, नौवां वो लिस्ट यहाँ रही मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाड़े और नृत्य। ओके, 10वां हो गया पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए गए पीतल और तांबे के बर्तन। 11वां है योगा। ठीक है, 12वां है नौरेज, अलग अलग नाम है, नूरज, नोवरूज, तो ये सब जो है वो 12वां है। 13वां क्या है? कुंभ मेला और 14वां क्या है? कोलकाता दुर्गा पूजा और 15वां सांस्कृतिक विरासत जो है ना वो है गुजरात का गरबा नृत्य। तो ये है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, पीडीएफ, डेली का पीडीएफ फ्री होता है। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसके लिए, और वो तैयारी आपकी हो सकती है इस मेंबरशिप के ज़रिए।
बहुत मामूली सा प्राइस इसका, और इसके ज़रिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग आपको पीडीएफ मिलता है अगले 1 साल के लिए, यानी 365 दिनों के लिए। वो पीडीएफ वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होते हैं। वो भी कई तरह के वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, और वीडियो का लिंक भी होता है। मान लीजिए इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में आपको जानना है ढंग से, तो विजुअली आप मतलब वहाँ पर लिंक दिया हुआ है वीडियो का, क्लिक करेंगे, हर क्वेश्चन के नीचे क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, और अभी के नहीं पिछले भी आपको मिल जाएंगे। और साथ में इसी मेंबरशिप के ज़रिए फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। तो तमाम एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी हैं, देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, और एक हेल्पलाइन नंबर भी है, आप व्हाट्सएप चैट पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, इतनी बात की है गुजरात के बारे में, तो गुजरात के जो मंत्री वगैरह हैं, गवर्नर हैं, उन सब के बारे में बात कर लें। हाँ, चीफ मिनिस्टर के बारे में भूपेंद्र भाई पटेल चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और राजधानी है गांधीनगर। यूनेस्को की भी बात कर लें, पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, अंग्रेजी में कहेंगे इसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में है, और डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे अजोले। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबा देना। क्वेश्चन होगा, भारत सरकार ने केन्या को कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कितनी रकम की ऋण सुविधा देने का ऐलान किया या घोषणा की। आंसर होगा $250 मिलियन। लगभग अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 करोड़ रुपए के आसपास होता ही है। तो केन्या के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, विलियम समोई रूतो। तो वो अभी भारत की यात्रा पर आए थे अभी दिसंबर में, और न्यूज़ तो आप देख रहे हैं द हिंदू में। और ये रहा फोटोग्राफ। ठीक है, केन्या के वहाँ के राष्ट्रपति हैं, नाम क्या है उनका, विलियम समोई रूतो। तो उन्होंने यात्रा की, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्या को उसके एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए जो आधुनिकीकरण होना है उसके लिए ये $25 करोड़ यानी $250 मिलियन, या रुपए में कहेंगे तो करीब 2000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा, लोन सुविधा देने की घोषणा की है। इसे क्या होगा, दोनों देशों के संबंध और बेहतर होंगे, और दोनों देशों ने और भी काम किया है, एग्रीकल्चर, डिफेंस, आतंक निरोध, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन, स्वच्छ ऊर्जा, और भी कई क्षेत्रों में साझेदारी करने का फैसला किया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी घोषणा की कि केन्या ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, तो उसमें शामिल होने की भी रुचि व्यक्त की है। ओके, एक बार मैप के जरिए केन्या को देख लेते हैं, फिर और डिटेल आपको बताएंगे इसके बारे में, और इंडिया और केन्या के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उसके बारे में भी। ठीक है, तो मैप के जरिए देखते हैं, ये रहा अपना प्यारा भारत। और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर, क्योंकि केन्या जो है वो अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसमें ये रेड कलर में देख रहे हैं आप, वो है केन्या। इसकी राजधानी क्या है, नैरोबी राजधानी है इसकी। राष्ट्रपति, इसका नाम मैंने पहले बताया उनका, विलियम समोई रूतो, मैंने यहाँ लिख भी दिया। मुद्रा क्या है यहाँ की, केन्याई शिलिंग। आबादी तकरीबन 5 करोड़ 15 लाख के आसपास है। किस महादेश में, तो अफ्रीका महादेश में। किस महासागर से जुड़ा है, तो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो कौन कौन है, ये रहा सोमालिया। ठीक है, ये इथियोपिया हो गया, ये साउथ सूडान हो गया, इधर युगांडा हो गया, ये तंजानिया। ठीक है, तो इसके पड़ोसी देश ये सब हैं। ओके, अब बात करते हैं इंडिया और केन्या के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में, जो व्यापारिक रिलेशन है और लोगों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है, यूपीएससी हो गया, चाहे तमाम जो पीसीएस एग्जामिनेशन उन सब में ये काम आता है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो और भी दूसरे। केन्या और भारत के संबंध की बात करेंगे तो केन्या में भारतीय मूल के करीब 80,000 लोग रहते हैं, 80,000 लोग। उनमें से ज़्यादातर
उन मजदूरों के वंशज हैं जिन्हें युगांडा रेलवे के निर्माण के लिए अंग्रेज ले गए थे। कब? 1911 में, 1911 में ले गए थे अंग्रेज। हालांकि बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा केन्या की नागरिकता के लिए उनको। 2017 में इन 80,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ की नागरिकता मिली थी। ओके, अगर व्यापार की बात करेंगे दोनों देशों के बीच में, भारत और केन्या के बीच में, तो वो 2.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ये आंकड़ा 2019-20 का है। और इसमें केन्या को भारत जो है ना वो 2.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है और केन्या से आयात होता है कम ही 89.62 मिलियन डॉलर का। ठीक है, भारत क्या भेजता है, केन्या को देता है, निर्यात करता है? तो पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, इस्पात, मशीनरी, धागा, व्हीकल्स, बिजली ट्रांसमिशन उपकरण, ये सब। जबकि भारत जो है वो केन्या से आयात करता है क्या क्या? सोडा ऐश, सब्जियां, चाय, चमड़ा, धातु स्क्रैप वगैरह वगैरह। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सभी से अपील है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। ठीक, देखिए वीडियो आने में थोड़ा देर हो जाती है, लेकिन ऐसे कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ओके, तो कुछ छूटता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पारित किया, तो इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए कितनी सीटों का प्रावधान है? जम्मू कश्मीर विधानसभा में टोटल कितनी सीटें होंगी? आंसर का 114। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप, 114 सीटें। पहले जो वहाँ सीटें थी, मतलब यूनियन टेरिटरी बनने से पहले वहाँ पर 107 सीटें थी, अब वो बढ़ाकर 114 की गई हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ये विधेयक पेश किया है। विधेयक का नाम क्या है? विधेयक का नाम है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, और ये बिल पास हो गया है। तो 114 सीटें होंगी जम्मू कश्मीर विधानसभा में। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो और भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन होगा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटों का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा 24। ओके, 24 सीटें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के लिए वो सुरक्षित रख दी गई हैं। ये रहा प्यारा भारत, और उसमें यहाँ है ये जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है अभी। ठीक है, ये है मैप। अच्छा, जो भी मैं मैप पर दिखा रहा हूँ वो स्केल पे नहीं है, मतलब बिल्कुल नपा झुका नहीं है, ये अनुमानित मैप है, ये क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। ओके, तो ये तो लद्दाख है इधर का, और यहाँ वाला वो जम्मू कश्मीर है। लेकिन यहाँ इसमें क्या है, इतनी चीज़ें जो है जो आपने देखा ये पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड में। तो यहाँ पर अगर कश्मीर की बात करेंगे ना, तो यहाँ ये जम्मू कश्मीर का ये लगभग ये इलाका आता है। ठीक है, तो इस इलाके के लिए यहाँ जो लोग रह रहे हैं, चूँकि पीओके हमारा है इसलिए हम इसे अपना मान रहे हैं, और इसके लिए जो सीटें हैं वो हमने आरक्षित करके रख दी है, 24 सीटें। ठीक है, तो ये स्थिति है। चूँकि लद्दाख में हमारा विधानसभा नहीं है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, विधानसभा का प्रावधान नहीं है, केवल जम्मू कश्मीर में है, तो इसलिए यहाँ के लिए भी हमने आरक्षित कर दिया है, यानी हमारी सरकार ने। अब देखिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जम्मू के लिए 23 सीटें हैं, पहले 37 सीटें थी। कश्मीर के लिए 47 सीटें हैं, पहले 46 सीटें थी। और पीओ के लिए, पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, क्योंकि पीओके हमारा है। ओके, तो टोटल जो सीटें हो गई हैं वो 90 प्लस 24 हो गई हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल हो अगर आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी टीम के सदस्य हमें आपकी बात पहुंचाते हैं, फिर जवाब आपको दे दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि तमाम जितने भी कमेंट्स हैं वीडियो पे आ रहे हैं, आप जो लोग जो लिख रहे हैं उसका पूरा जवाब आपको मिल सके। ठीक है, ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात हो गई। क्या नाम है बिल का? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। और ये बिल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन करता है। ये एक्ट जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर विधानसभा और लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है। कौन वाला? जो इससे पहले जो लागू किया गया था, जो धारा 370 को मतलब उसके प्रभाव को ख़त्म किया गया था, उस वक्त जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया था। एक्ट जो बिल लाया गया था, फिर एक्ट बना था 2019 में। उसमें यही हुआ था कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है पूरा और जो विधानसभा है उसको जो है वो अलग किया जा रहा है, लद्दाख को अलग किया जा रहा है और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को बनाया गया था। ठीक है, कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग पुनर्गठित किया गया था। अब क्या है, अब ये हुआ है इसमें कि अमेंडमेंट बिल आया है, यानी अमेंड किया गया है, उसमें कुछ बदलाव किए गए। बदलाव क्या किए गए कि वहाँ जो विधानसभा के क्षेत्र हैं उनको तय कर दिया गया है, जो मैंने आपको पहले बताया। ओके, अच्छा, यहाँ पर यह भी सवाल हो सकता है, चूँकि जम्मू कश्मीर की बात आ गई है, कि आर्टिकल 370 को कब प्रभावहीन किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को प्रभावहीन किया था। ठीक है, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था उस वक्त। ओके, पूरी बातें मैंने PDF में डाल दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अच्छा, जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो है मनोज सिन्हा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे मैप, एनिमेशन, ये सब पहले तैयार किए जाते हैं और बहुत लंबा वक्त लगता है आपके करंट अफेयर्स आपको पेश करने से पहले। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका एक परिषद है, उसमें किस कार्यकाल के लिए भारत सर्वाधिक वोटों से फिर से चुना गया है? आंसर होगा तो 2 साल का कार्यकाल होगा भारत का, फिर से री इलेक्ट हुआ है, पहले भी था, और 2024 और 2025 2 साल उसके लिए सर्वाधिक वोटों से भारत चुन लिया गया है। द हिंदू में आप न्यूज़ भी देख रहे हैं। तो कहाँ पर ये इलेक्शन हुआ है? वो लंदन में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO की परिषद की एक मीटिंग हुई है, और ये जो परिषद है ना, वो IMO का मुख्य कामकाज देखने वाला एक परिषद है। IMO के तो बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन उनको संचालन करने का काम 10 राष्ट्रों के बीच में होता है, और उसके लिए हर अलग अलग चुनाव होता है। तो इस 10 राष्ट्रों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE भी हैं। ओके, महत्वपूर्ण बात। तो IMO जो है ना, वो संयुक्त राष्ट्र से ही जुड़ा हुआ एक संगठन है, और समुद्री उद्योग के नियमों की देखरेख करना, ग्लोबल जो ट्रेड हैं, इसके अलावा जो रूट हैं, सी रूट हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन है, समुद्र में जो भी संचालन है, उन सब की निगरानी और उसका समर्थन करना है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात। अच्छा, इससे भारत से जुड़ा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। अच्छा, IMO की बात कर लें, उसका मुख्यालय तो लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में है, और स्थापना कब हुई थी? 1948 को हुई थी, 17 मार्च को। कब? 1948 को। और उसके महासचिव कौन है? सेक्रेटरी जनरल तो किटैक लिम। और यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा हुआ है ये, तो यूनाइटेड नेशंस के किस अंग का, किस ऑर्गन का ये हिस्सा है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी UN ECOSOC, तो उसका ये अंग है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे? आंसर का 7 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ओके, 7 दिसंबर को। उद्देश्य ये कि इस दुनिया में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके महत्व के बारे में बताया जाए। और इस दिवस की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने की थी और उसको फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समर्थन किया था 1996 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? आंसर का इसका टेलर स्विफ्ट। क्या नाम है? टेलर स्विफ्ट। आप ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में। ये कौन है? ये अमेरिकी गायक और गीतकार है। फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, सिंगर है और गीतकार है। वो 2023 में, यानी अभी जो चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, दिसंबर चल ही रहा है, तो 2023 में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई आप जानते ही होंगे, तो स्पॉटिफाई पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली म्यूजिक आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म हुआ था 1989 में और अपने जो सॉन्ग है उसके लेखन, संगीत की जो प्रतिभा है इनकी, तो उससे ये संगीत म्यूजिक इंडस्ट्री पर एक अपनी अलग छाप छोड़ी है इन्होंने और 21वीं सदी की एक प्रमुख सांस्कृतिक हस्ती हैं ये। और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला कलाकार भी हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट। अपने करियर में 12 ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं। ठीक है, नाम क्या है? टेलर स्विफ्ट। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस कंपनी द्वारा निर्मित सर्वेपोत लार्ज INS संध्यायक इंडियन नेवी को सौंपा गया है? आंसर का GRSE। क्या है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो 4 दिसंबर को आप ये देख रहे हैं, PIB की ओर से, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये जारी किया है। तो ये इंडियन नेवी को ये 4 दिसंबर 2023 को तो पूरा सौंप दिया गया। और कोलकाता जो है, यानी जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, यानी ये GRSE, तो उसको 4 सर्वे पोत बनाने का काम दिया हुआ है। तो उसमें से ये पहला पोत बन चुका है, जहाज़ बन चुका है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ था 2018 में, तो अब ये मिला है, मतलब इसको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया। मिल तो गया था करीब 1-1.5 साल पहले, उसका ट्रायल चल रहा था, इसकी चेक की जा रही थी इसकी कैपेबिलिटी। ओके, तो ये जो है ना वो INS संध्यायक, इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका है। ये क्या करेगा? बंदरगाह, हार्बर तक पहुंचने वाले जो तमाम मार्ग हैं, तटीय, डीप वाटर, उसकी हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा, यानी समुद्र का सर्वे, नेविगेशन का काम करेगा, मार्गों का निर्धारण करेगा और अपने ऑपरेशन जोन में, यानी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है भारत का, वहाँ समुद्र के नीचे की जो पूरी स्थिति है उसकी पूरी निगरानी, उसका पूरा डेटा मानचित्र बनाने का काम, ये सब इसके ज़िम्मे होगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला ही है। ठीक है, 110 मीटर का है पूरी लंबाई है, स्पीड है 18 समुद्री मील, ऑपरेटिंग रेंज है 6500 समुद्री मील, लगभग इसका विस्थापन जो है वो 3400 टन है। 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं इसमें। अब बात करें इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी चीफ कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। किस महापुरुष की पुण्यतिथि यानी 6 दिसंबर को आयोजित है, उस दौरान महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर का डॉक्टर BR अम्बेडकर। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? मुक्ति होता है। ठीक है, तो इस दिन अम्बेडकर जी के अनुयायी और भारत के तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, 1891 को, और उनका डेथ हुआ था, निधन 6 दिसंबर 1956 को। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। अब कल फिर मिलेंगे नए नए कंटेंट के साथ आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, बाय।